नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस विशेष सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारे देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है। ये बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। इनमें कुछ लोग, कोई कांग्रेस में होता है तो कोई होता है बीजेपी में। अक्सर करके आपने सुना होगा कि कांग्रेस से ये नेता अक्सर बीजेपी में निकल के चला गया। आजकल ट्रेंड यही चल रहा है कि ज्यादातर कांग्रेस के नेता निकल निकल के बीजेपी में जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि वहां पे केवल करना क्या है, चुनाव जीतने के लिए 2 बार मोदी का नाम लेना है और टिकट मिल जाए, आप बस चुनाव जीत गए। कुछ ये वाला ट्रेंड चल रहा है, कुछ नहीं करना है। तो वहां पे जब भी कोई भी नेता कोई भी पार्टी में शामिल होता है तो अक्सर कुछ शब्द आते हैं। क्या आते हैं कि इनकी विचारधारा या उनकी विचारधारा से इनकी विचारधारा अभी मेल नहीं खाती है, ये हमारी विचारधारा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, इसलिए ये बीजेपी में या कांग्रेस में कहीं से भी कैसे भी कोई भी नेता करके आया है। मतलब ये कि प्रत्येक पार्टी कोई ना कोई विचारधारा के साथ में शुरू होती है। किसी पार्टी का उद्देश्य होता है कि साहब हम दलितों का उत्थान करेंगे, किसी पार्टी का उद्देश्य होता है साहब हम विकास के कार्यों पे, तो कुछ कोई ना कोई विचारधारा के साथ में चुनाव लड़ते हैं और एक विचारधारा के साथ में ही प्रत्येक पार्टी आगे बढ़ती है। वैसे ही साथियों मनोविज्ञान में है। मनोविज्ञान में क्या होता है कि जैसे आप हो, आपके को सोचने का कोई तरीका है। एक दोस्त आया, उस दोस्त ने क्या बोला कि नहीं यार हम कोई अनैतिक कार्य नहीं करेंगे जिससे कि किसी को नुकसान हो। तो एक दूसरा दोस्त बोलता है नहीं हमारी विचारधारा ये नहीं है, हम कम से कम इतना तो करेंगे जिसमें हमारा नुकसान ना हो, भले ही चाहे दूसरे का नुकसान हो। लेकिन यदि हमारे किसी कार्य को ना करने से हमारा थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है और किसी का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, चलो ठीक है हम सोच लेंगे कि वहां पे कर लें। या फिर उन किसी की विचारधारा ये मेल खाती है कि भाई हमारा इतना दे दे। मतलब हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी एक विचारधारा होती है। वैसे ही मनोविज्ञान में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए। ये सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं किसी ना किसी विचारधारा के साथ में अपनी जो सोच है, अपने जो विचार हैं उनको आगे बढ़ाते हैं, या कोई ना कोई टेक्निक्स देते हैं मनोविज्ञान में, कोई ना कोई विधि देते हैं या कोई भी तरीका देते हैं जिससे कि मनोविज्ञान को आगे बढ़ा पाए। तो ये सारी चीजें भी मनोविज्ञान के साथ में होती हैं। मतलब स्कूल से एक विचारधारा से संबंधित है, वह निश्चित विचारधारा जिसके साथ में आप प्रयोग करते हो या किसी भी सब्जेक्ट को या टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हो, वो एक विचारधारा का खेल है। जैसे मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से किसी समय अलग हुआ। उस समय अरस्तु ने क्या किया था? अरस्तु बोले थे कि साहब हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ये शरीर क्रिया विज्ञान को जोड़ रहे हैं। मतलब साइकोलॉजी इज इक्वल टू फिलोसफी प्लस फिजियोलॉजी। मतलब मनोविज्ञान इज इक्वल टू दर्शन शास्त्र प्लस शरीर क्रिया विज्ञान का योग, ये इन्होंने किया था कि सब ये विचारधारा का थोड़ा सा अंतर है, इसलिए हम मनोविज्ञान को अलग कर रहे हैं। अब जैसे मनोविज्ञान की बात देखी जाए, जैसे मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, जननी दर्शन शास्त्र है और जनक अरस्तु कहलाए। लेकिन अगर वास्तव में बात की जाए, आप कोई भी विषय पढ़ लीजिए, जैसे साइंस वाले बच्चों के साथ में एक विचारधारा का अक्सर करके होता है, उनका एक अलग ही स्कूल है सब कि सब ये साइंस वाले ये आर्ट वाले हैं, दोनों की विचारधारा है। अब साइंस वालों के दिमाग में अक्सर करके होता है कि सब हम अलग हैं, सब ये है आर्ट वाले हैं, गरीब लोग हैं, हम होशियार बच्चों में से हैं। लेकिन अंत क्या है? अंत बेटा वही फिलोसफी है सबका। सारी विषय इस दुनिया की कोई भी विषय हो, ज्यादातर मैक्सिमम विषय दर्शन शास्त्र से ही निकली हैं। और अंत में आपकी हाईएस्ट डिग्री है क्या? क्या लेते हो आप? एम फिल करते हो। एम फिल ही तो करते हो। एम फिल की फुल फॉर्म क्या है? मास्टर इन फिलोसफी। फिलोसफी किसका सब्जेक्ट है? आर्ट का सब्जेक्ट है। इसके बाद में आप क्या करते हो? अंत में पीएचडी कर लेते हो। पीएचडी ही तो करते हो। पीएचडी की फुल फॉर्म मुझे आप पीएचडी की फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि भाई पीएचडी की फुल फॉर्म क्या होती है। या फिर जिसको नहीं पता है वह गूगल करके चेक करना कि पीएचडी की फुल फॉर्म क्या होती है, जिससे कि आपको पता चले कि अंत में कोई भी विषय ये आर्ट पे ही जाके रुकता है। तो इसीलिए आर्ट हमेशा सबसे महान है। बाकी मैं विज्ञान विषय का विद्यार्थी रहा हूँ निश्चित तौर पे। 12वीं क्लास तक मेरे मैथ में बहुत अच्छे नंबर थे। मैं मतलब जितनी भी साइंस की सब्जेक्ट थी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सब में 90+ नंबर थे। जबकि मेरी जो दो कंपलसरी सब्जेक्ट जो आर्ट की होती हैं उनमें मेरे बहुत कम नंबर थे। मैं साइंस का ही विद्यार्थी रहा हूँ, साइंस में मुझे बहुत अच्छी रुचि रही है। लेकिन उसके बाद में मनोविज्ञान की तरफ रुझान आया तो मनोविज्ञान से आगे अपनी जितनी भी स्टडी है उसके बाद में मैंने सारी स्टडी मनोविज्ञान के साथ में ही कंप्लीट की है। उसके बाद में हम आपको ये सीडीपी पढ़ा रहे हैं। तो आ जाओ, किसकी बात कर रहे हैं? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले
मनोविज्ञान में विचार की शुरुआत कहाँ से होती है कि अपनी प्रयोगशाला स्थापित की गई। तो प्रयोगशाला स्थापित करने के साथ में तो कुछ ना कुछ विचार, अच्छे विचार हमें दिखे कि भाई प्रयोगशाला स्थापित हो चुकी है, मतलब मनोविज्ञान को एक बल मिल गया कि साहब हाँ मनोविज्ञान अपने आप में कुछ है, कुछ ना कुछ कर सकती है। तो ये एक बल मिला मनोविज्ञान को। तो इस बल के साथ में, जो बल मनोविज्ञान को मिला, इस बल के साथ में मनोविज्ञान आगे चलने लगा। उस समय पे, उस सदी में मैंने आपको कुछ नाम बताए थे। मैंने आपको कुछ नाम बताए थे। नाम क्या क्या बताए थे? सबसे पहले तो एक चेतना का विज्ञान देने वाला व्यक्ति था विलियम वुंट। चेतना के विज्ञान की वकालत करने वाला व्यक्ति था विलियम वुंट। और वुंट के साथ में मैंने आधी कटी रोटी या इसकी लोगाई की तरह क्या बताया था आपको? टिचनर। बोला था ना कि टिचनर, टिचनर को तो मैंने कहा ऐसे रखना कि इसकी आधी, मतलब इसकी लोगाई की तरह, औरत की तरह, घरवाली की तरह इसकी वाइफ मान के रखो कि टिचनर तो इसकी वाइफ है। इसके साथ में मैंने आपको एक नाम जो बताया था, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। इसके साथ में मैंने आपको एक नाम और बताया था। वो नाम क्या था? वो नाम था आपका विलियम जेम्स। इसी व्यक्ति के लिए मैंने ये बोला था कि ये वो आदमी है जो अपने बाप का सगा नहीं, बाप तो गुरु का सगा नहीं, कम से कम बाप का तो पता नहीं, बाप का भी नहीं हुआ वैसे, बाद में जाके मैंने आपको ये बताया था, ये किसी का भी सगा नहीं है। ये हुआ था विलियम जेम्स, विलियम वुंट का शिष्य, जो कि विलियम वुंट से पढ़ के गया। ये जर्मनी के थे विलियम वुंट, और सामने वाला आदमी है अमेरिका का। ये आदमी जर्मनी में आके विलियम वुंट से पढ़ के गया, विलियम जेम्स, और बाद में अपने गुरु को कैसे लात मारी अभी थोड़ी देर में। ये विचारधाराओं का ही बल होता है कि जैसे होता है ना कि इस व्यक्ति ने इस पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी बना ली, ये वो वाला काम किया था। किसका खेल होता है? वो विचारधारा का। कभी कभार एक पार्टी में दो लोग होते हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, दो लोगों की विचारधारा मेल नहीं खा रही, तो पार्टी में दो गुट रखें तो ठीक है, इस पार्टी से निकल के बहुत सारी, जैसे कांग्रेस से निकल के तृणमूल कांग्रेस बनी है, बहुत सारी, शिवसेना से निकल के अभी एक शिवसेना और बन गई, दो शिवसेना बनी हुई है। तो ऐसे बहुत सारी पार्टियां होती हैं। सेम इसने की। ये आदमी जब तक जर्मनी में था, अपने गुरु से पढ़ रहा था, तब तक ठीक है, जो गुरुजी बोल रहे हैं वही सही है। जर्मनी से निकलते ही भाई हमारे गुरुजी बेवकूफ हैं, ऐसे बोलने वाला काम किया इन्होंने। तो मैंने क्या बताया था? विलियम वुंट थे इनके हिसाब सहयोगी बिल्कुल हर जगह, टिचनर। विलियम वुंट ने क्या की? मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना। सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना करने वाला व्यक्ति विलियम वुंट। और साथ में विधि कौन सी दी इन्होंने? अंत्यदर्शन। अंत्यदर्शन विधि को विलियम वुंट के द्वारा देने का कार्य किया गया। तो ये सारी चीजें हो गई। इससे हम इनका जो एक मेथड है या इनके जो सोचने का तरीका है, वो हम उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना के साथ ही विलियम वुंट के द्वारा दो चीजें दी गई, एक अंतः दर्शन विधि और दूसरा था संरचनावाद संप्रदाय। क्या? संरचनावाद संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय। क्यों कहा गया साहब इसको संरचनावाद संप्रदाय? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? संरचना को आप क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। आगे लगा दीजिए LISM, स्ट्रक्चरलिज्म। संरचनावाद संप्रदाय हम इसको बोल देंगे, ये लिखा हुआ स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल। 1879 मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के साथ में ही अस्तित्व में आया। कुछ बुक्स में ये, कुछ लोग इसको 1890 तक की डेट, 81, 82, 83, बहुत सारी चीजें लिखते हैं, लेकिन राइट यही है, 1879 में ये अस्तित्व में आ चुका था, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना के साथ में ही। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो ये है वो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का ओरिजिनल इमेज, जो कि विलियम वुंट के द्वारा जो प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, ये उसका ओरिजिनल इमेज है उस प्रयोगशाला का। तो साथ ही उस प्रयोगशाला के बारे में हम बात करते हुए मैं आपको बता दूं, इसमें गौर से देखिए कि इसमें ये एक टेबल लगी हुई है, टेबल के चारों ओर 4 कुर्सियां लगी हुई हैं। ये इधर साइड में थोड़ा बड़ा रूम था, तो इधर साइड में ये थोड़े बोर्ड वगैरह लगा के किचन सेट कर दी। इधर साइड में मतलब इस रूम को चारों ओर से भर दिया, बीच में थोड़ी सी जगह बची, उसमें एक टेबल और टेबल के चारों ओर 4 कुर्सी ये लगाने का कार्य कर दिया। और सारी जगह पे हल्ला मचा दिया इसने कि भाई हमने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना कर ली। सारी दुनिया वाले ऊपर नीचे देखें कि इस विलियम वुंट ने, डडिहल आदमी ने, सब मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना कर ली, और मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना करने वाला पहला व्यक्ति, और चेतना से शादी कर चुका है, और सब राजी नहीं गैर राजी, हमको चेतना को अपनी भाभी मानना पड़ेगा। इनके पास, लोगों के पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं। पर लेकिन बोलते हैं ना कि कोई भी आ जाए, आप कैसा भी घर बना लीजिए, पड़ोसी आके कोई ना कोई 4 कमियां निकाल ही देता है। यार हम अपना घर, किसी ने बनाया नहीं है तो वो क्या बोलेगा? हम अपना घर बनाएंगे तो ऐसा करेंगे। अरे भाई तू बनाएगा तब करना। दूसरा,
यार हमने बनाया था तब तो ऐसा किया था, लेकिन यार हमारे में एक कमी रह गई। कुछ लोग ही होते हैं जो कमियां बताते हैं, बाकी बस दूसरे की कमियां ही निकालते हैं। वैसा ही इनके साथ में होना था। लोगों ने कहा कि भाई एक बात बता, तूने लैब बनाई है, लैब में कुछ तो इंस्ट्रूमेंट होते होंगे, तेरी लैब में है क्या? मैं बोला कि मेरी लैब में एक टेबल रखी हुई, टेबल के चारों ओर 4 कुर्सियां हैं, इससे ज्यादा चाहिए क्या? तो बोले भाई तू प्रयोग करेगा कैसे? बल्कि भाई अंतः दर्शन विधि से। किससे? अंतः दर्शन विधि से। बन के भाई अंतः दर्शन विधि से मतलब कैसे करेगा? बन के साहब हम मन के अंदर जाएंगे और मन के अंदर झांकते हुए चेतना की संरचना का अध्ययन करेंगे। क्योंकि इसने परिभाषा क्या दी थी? चेतना। परिभाषा क्या दी थी? चेतना। संप्रदाय कौन सा दिया है? संरचनावाद। तो चेतना की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, बस बात खत्म। इसीलिए इसको संरचनावाद संप्रदाय कहा गया। तो कौन सी विधि से कर रहे हैं? अंतः दर्शन विधि से। अब अंतः दर्शन विधि क्या है? अंतः दर्शन विधि का खेल ये है कि आप अपने मन के अंदर जाके कुछ चीजें सोच रहे हो। जैसे एक अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि हमारे 2 मामा हैं, दोनों मामा जी की आपस में सब लड़ाई हो गई। अब दोनों मामा जी क्या, मामियों की लड़ाई हुई थी। अब मामियों की लड़ाई हुई तो दोनों ने उठा के फोन अपने ओजी को किया, साहब देखो लड़ाई हो गई है। अब बोले साहब बीच बेचारा कौन करें, क्योंकि जो मीडिएटर कौन किसको बनाया जाए? बोले साहब हमारी एक बड़ी बहन भी है, उनको फोन करो साहब, करो मीडिएटर का फोन। पहले साहब हमारे बड़े मामा जी का फोन आया। अब वो तो सोचने के ऊपर है कि कौन पहले कर दे। बड़े मामा जी का फोन आया, बड़े मामा जी ने साहब पूरी कहानी सुनाई। बड़े मामा जी ने कहानी ऐसे सुनाई कि साहब बिल्कुल साहब इनकी कोई गलती ही नहीं है। मैं कहा साहब ये सुनते आदमी बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और साहब मम्मी बोल रही है वो छोटी वाली माई ही बेकार है साहब। थोड़ी देर बाद साहब छोटे मामा जी का फोन आता है। फिर साहब छोटे मामा जी ने कहानी सुनाई, छोटे मामा जी ने कहानी बिल्कुल ऐसे सुनाई साहब, इनसे ज्यादा संत आदमी कोई नहीं है। मतलब स्थितियां साहब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा वाला ज्यादा संत है या कौन सा वाला बेईमान है। मतलब ये कि जब भी कोई व्यक्ति है, क्या बोल रहे हैं, अपने मन के अंदर जाओ और अपनी संरचना के बारे में अध्ययन करो। तो मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति है जो कि कुछ गलतियां करता है, उससे बोला कि भाई तू अपने मन के अंदर झांक और जो चीजें को तुझे गलत लग रही बाद में तो सही कर लेना। तो मुझे एक बात बताओ, अपने मन से स्वयं को कौन गलत बोलता है? यदि किसी में कोई गलत आदतें हैं, क्या कोई अपने बारे में गलत बोलेगा? बोले गुरुजी बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। हाँ कोई एक आध आदमी निकल आए, लेकिन फिर भी आदमी इंसान को अपनी बहुत सारी गलतियों के बारे में तो पता ही नहीं होता, कवरिंग ही नहीं होती। बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई तू मतलब ये गलती करता है, या कहीं पे तू गलत तरीके से बोल देता है, बाद में फिर उसको लगता है अच्छा मैं बोल देता हूँ, चलो ठीक है करते हैं। अब जब तक आप इंसान को बताओगे नहीं आधी सी गलतियों के बारे में तो पता ही नहीं चलता इंसान को। हाँ वर्तमान में इस विधि में थोड़ा ऐसा कर देते हैं कि आदमी अंतर्मन में जाता है तो उसके जीवन काल को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं कि भाई अपने करियर के बारे में लिखना, तू ठीक है फलाना तू वहां पे गया था, वहां पे आपके लोगों से व्यवहार कैसा था। तो बहुत सारी चीजों में इसमें थोड़ा आसानी करने के लिए थोड़े ऐसे पार्ट्स में बांट देते हैं, कुछ टॉपिक्स उसको लिख के दे देते हैं कि इसके बारे में विचार करती हो। क्योंकि अगर आपको बैठा दिया जाए कि बेटा अपने बारे में सोचो, तो कितनी ही चीजें सोच पाओगे। तो कम से कम इसमें सुविधा करने के लिए आजकल इसमें कुछ उसके लिए पॉइंट बना दिए जाते हैं, कुछ भागों में बांट दिया जाता है जिससे कि वे अपने बारे में सोच सके। पर लेकिन मुझे एक बात बताओ, अपनी गलती कोई निकाल सकता है? बोले गुरुजी कोई नहीं निकालेगा, कोई एक आध निकाल दे तो निकाल दे। जब हमारे मामा ने ही नहीं निकाली तो फिर आप क्या निकालो? बोले गुरुजी ठीक है। तो अंतः दर्शन विधि मतलब ये कि कारगर नहीं है? बोले साहब बिल्कुल कारगर नहीं है। बोले क्यों? इसमें वैज्ञानिकता कहीं है? भाई वैधता विश्वसनीयता कुछ है? बोले गुरुजी कुछ नहीं है। मतलब पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक विधि है साहब ये। कैसी? अमनोवैज्ञानिक विधि। पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक विधि है। साइकोलॉजी के जो नियम हैं उनको ये फॉलो नहीं करती, इसीलिए इस विधि को सबसे कम उपयोग में लिया जाता है। लेकिन मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि इसको बोला जाता है। सबसे पुरानी विधि कौन सी है? अंतः दर्शन विधि। तो क्या हुआ? संरचनावाद संप्रदाय मनोविज्ञान का सबसे पुराना एवं पहला संप्रदाय इसको कहा जाता है। कौन सा? अंतः जो आपका संरचनावाद संप्रदाय है। इसके बाद में बात करें इसके बारे में, जनक कौन है? विलियम वुंट। और मैंने क्या बोला, जब भी सहयोगी की बात आए, चाहे संरचनावाद संप्रदाय में आए चाहे आए अंतः दर्शन विधि, अंतः दर्शन विधि के जनक भी कौन है? विलियम वुंट है। और सहयोगी कौन हो जाते हैं? टिचनर हो जाते हैं। जब भी सहयोगी की बात आए तो आपको बिना संदेह के टिचनर को ही वहां पर रखना है। तो अंतः दर्शन विधि के उपयोग से चेतना की संरचना का अध्ययन संरचनावाद कहलाता है। और अंतः दर्शन विधि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम एवं अमनोवैज्ञानिक विधि है। और अंतः दर्शन के अंदर अंदर करते क्या है? अपने मन के अंदर झांकते हुए चेतना की संरचना का अध्ययन करते हैं।
अपने मन के अंदर झांकते हुए चेतना की संरचना का अध्ययन अंतःदर्शन विधि के अंतर्गत किया जाता है। अंतःदर्शन विधि में होता है। अपने मन के अंदर झांकते हुए चेतना की संरचना का अध्ययन करना किस विधि के अंतर्गत होता है? अंतःदर्शन विधि के अंतर्गत होता है। आ जाइए सब। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि कौन सी है? अंतःदर्शन विधि है। और यदि तुलनात्मक विधि की बात की जाए तो तुलनात्मक विधि बाल विकास का अध्ययन करने की सबसे उपयुक्त या अच्छी विधि। क्या? बाल विकास का अध्ययन करने की सबसे अच्छी अथवा उपयुक्त विधि। अच्छी एवं उपयुक्त विधि। बाल विकास का अध्ययन करने की सबसे अच्छी एवं उपयुक्त विधि कौन सी विधि कहलाती है? तुलनात्मक। विकासात्मक के बारे में मैंने बताया आपको। विकासात्मक क्या होती है? विकासात्मक का सीन सीधा सा है। क्या है सा विकासात्मक का सीन? जन्म पूर्व अवस्था मतलब गर्भावस्था से लेकर गर्भावस्था से जीवन पर्यंत होने वाले जो भी विकास कार्य होते हैं किसमें? विकासात्मक अध्ययन विधि में अंतर्गत आते हैं। जीवन इतिहास विधि ये किसकी है? टाइडमैन की। जो भी असमायोजित बालक होते हैं, असमायोजित या असामान्य बालक जो होते हैं, इनका अध्ययन करने की सबसे बढ़िया विधि है। पूरे जीवन का इतिहास निकाला जाता है और किस कारण से या किस घटना की वजह से ये बालक असमायोजित हुए हैं उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पे कारणों का पता लगाया जाता है। मतलब निदानात्मक विधि है और निदान के बाद में उपचार आसानी से संभव हो पाता है। तो समस्या के कारणों का पता लगाने वाली विधि है निदानात्मक विधि है। टाइडमैन के द्वारा इस विधि को दिया गया जीवन इतिहास विधि। ठीक है, चलिए आ जाइए। यहाँ पे कौन सी होगी? प्राचीनतम विधि अंतःदर्शन और तुलनात्मक विधि बाल विकास का अध्ययन करने की सबसे उपयुक्त विधि, सबसे अच्छी अथवा उपयुक्त विधि इसको कहा जाता है। इसके बाद में मैंने क्या बताया आपको? विलियम वुंड ने क्या बोला कि मन के अंदर जाना है। किस विधि से? अंतःदर्शन विधि से। अंतःदर्शन विधि के माध्यम से मन के अंदर जाना है और चेतना की संरचना का अध्ययन करना है। चेतना की संरचना का, लेकिन चेतना के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। संरचना जैसी है वैसी ही रहने देंगे, छेड़छाड़ उसके साथ में नहीं करेंगे। लेकिन जब भी अमेरिका का नाम आता है तो अमेरिका एक चीज में फेमस है, खुद मानता है अमेरिका कि सब हमारी जिंदगी तो इसी चीज में चल रही है कि चीजों को बेस्ट कैसे बनाए। बेस्ट का मतलब चीजें अपने लिए उपयुक्त होनी चाहिए, चाहे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, लोगों को नुकसान पहुंचे, चाहे दुनिया को नुकसान पहुंचे, वी डोंट केयर, हमें फर्क नहीं पड़ता, बस चीजें हमारे हिसाब से रहनी चाहिए। ये है सब जो अमेरिका की नीति है। ये कौन सी? चेतना की संरचना का अध्ययन करने वाली विधि, मन या चेतना की संरचना के अध्ययन की ये कहानी। क्या हुआ है कि सब कुल मिलाकर होना कितना चाहिए कि मन के अंदर जाओ, चेतना की संरचना के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। अब जब तक ये व्यक्ति विलियम जेम्स जर्मनी में था, मतलब गुरुजी की पार्टी में था, तब तक ठीक है। अमेरिका जाते ही साहब इसके विचार बदल गए। बोले साहब कि ये के व्यक्ति था, पहले हमारे साथ रहता था, उसके विचार अच्छे थे, बाद में गंदे लोगों के संपर्क में आया, उसके विचार गंदे हो गए। अब ये अमेरिका पहुंचा तो अमेरिका जाते ही क्या होगा? अमेरिका में कौन से भले आदमी, अमेरिका में प्रॉपर गंदे आदमी है। गंदे लोगों के साथ में बैठते ही भाई साहब के विचार हो गए सब गंदे। अब गंदे विचारों के साथ में भाई साहब क्या करें? गंदे विचारों के साथ में होना यही था। इसने सबसे पहले बोला कि भाई एक बात बताओ गुरुजी, आपने तो चेतना से शादी कर ली, आप मन के अंदर जाते हो, घर के अंदर चेतना मैडम बैठी हुई होती हैं, आप मुस्कुरा के आ जाते हो, ये चल रहा है आपका। हम भी गुरुजी अब बड़े हो गए, शादी विवाह हमारा भी होना है, तो शादी विवाह तो साहब देखो हमें करना है।
बोले भाई ठीक है, सही बात है कि शादी विवाह होने भी चाहिए और करने भी हैं। तो बोले साहब शादी विवाह होंगे कैसे? मैंने साहब ऐसा है गुरु जी, आप बोलते हो कि मन के अंदर जाओ, केवल चेतना की संरचना का अध्ययन करो। तो चेतना की संरचना का अध्ययन करने से हमारी शादी नहीं होने वाली है। कोई छोरी तो मिले तब शादी होगी, और छोरी आप देखने देते नहीं हो। आप तो ये बोलते हो बस मन के अंदर जाओ और चेतना मैडम के पैर छू के आ जाओ, अगल बगल में कोई बैठा है उसको तो देखने दो। तो ऐसे व्यक्ति ने बोला कि सब देखो, हम अंतर दर्शन विधि का उपयोग करेंगे क्योंकि हमारे गुरुजी ने दिया, ठीक है। मन के अंदर जाएंगे, हम चेतना मैडम को भी देखेंगे और उसके आसपास जो भी है, जो भी सब कुछ है, उस सबको देखेंगे और उस व्यवस्था को अपने अनुकूल बनाएंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि ज्ञान की संरचना का निर्माण अपने हिसाब से करेंगे, ना कि केवल उसको देख देख कर जिएंगे। तो जो प्रकार्यात्मवाद संप्रदाय है, जो फंक्शनलिज्म स्कूल है या प्रयोजनवाद संप्रदाय है, ये साफ साफ बोलता है कि ज्ञान की संरचना का निर्माण अपने अनुसार करने की बात करता है। मतलब अपने गुरुजी की इसने अंतर्दर्शन विधि का उपयोग किया, बिल्कुल माना कि सब मनोविज्ञान की परिभाषा चेतना का विज्ञान है, क्योंकि घर में से शादी करवाने वाला कौन है, वहां पे बड़ी कौन है, चेतना मैडम। जब तक चेतना मैडम का आशीर्वाद होगा नहीं तब तक शादी थोड़ी होगी। बोले बिल्कुल नहीं होगी। तो परिभाषा चेतना का विज्ञान है, ये इस व्यक्ति ने बाद में माना। अंतः दर्शन विधि का भी उपयोग माना, लेकिन ये बोला कि सब देखो आसपास से देख के अपनी शादी करेंगे। मतलब ये कि वहां की परिस्थितियों को अपने हिसाब से चैनलाइज करेंगे, फंक्शन को अपने हिसाब से सेट करेंगे। मतलब ये कि ज्ञान की संरचना का निर्माण स्वयं करेंगे। कौन बोलते हैं? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जे। आ गया समझ में? मतलब गुरु जी बढ़िया से आ गया। हाँ, तो विलियम जेम्स भी चेतना का विज्ञान परिभाषा के समर्थक रहे। इसका चेतना का विज्ञान परिभाषा के समर्थक रहे तथा अपने अध्ययनों के लिए अंतः दर्शन विधि का ही उपयोग किया। इस संप्रदाय में ज्ञान की संरचना का निर्माण स्वयं किया जाता है। देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको, जब बात आई थी कि परिभाषा क्या थी, चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। तो इसके जब मैंने समर्थक लिखाए थे, सबसे पहले विलियम वुंट लिखाए थे, इनके जो चेयरमैन है बिल्कुल है। और विलियम वुंट की लुगाई कौन? टिचनर। चाहे अंत्य दर्शन विधि हो चाहे संरचनावाद संप्रदाय हो, दोनों में सहयोगी के रूप में टिचनर ने काम किया है और चेतना की परिभाषा में भी समर्थक है। लेकिन परिभाषा में समर्थक कौन भी है साथ में? परिभाषा के अंतर्गत जो समर्थक हैं वो आपके विलियम जेम्स भी हैं। परिभाषा के समर्थक कौन भी है? विलियम जेम्स। पर लेकिन जब स्कूल की बात आती है तो स्कूल के अंतर्गत हम विलियम जेम्स को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि विलियम जेम्स के द्वारा दूसरा स्कूल दिया था, उसका नाम है फंक्शनलिज्म। ठीक है? बोले गुरुजी ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई, मिटा सकते हो आप इसको, क्योंकि हमें जगह की आवश्यकता। इसके बाद में साहब आ गए अमेरिकी शिक्षाविद जॉन डीवी। DUVY ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, DUV बोल लो चाहे जॉन डीवी बोल लो, का संबंध भी प्रयोजनवादी विचारधारा से है। देखो हम एक विधि पढ़ते हैं, प्रयोजनवाद विधि। कौन सी? प्रयोजनवाद विधि है, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड हम पढ़ते हैं, किसके द्वारा दी गई है? किलपैट्रिक के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? किलपैट्रिक के द्वारा इस विधि को दिया गया। और इसमें होता क्या है कि सब कोई भी कार्य करने से पहले पूरी योजना बनाई जाती है और उस योजना के अनुरूप हम कार्य करते हैं। बोले गुरुजी ठीक है, लेकिन ये किसके विचारों की देन है? ये जॉन डीवी के विचारों की देन है। कौन? जॉन डीवी के विचारों की देन है। कौन सी विधि? परियोजना विधि। और परियोजना विधि या फंक्शनलिज्म से किसका संबंध है? जॉन डीवी का। मतलब पूरी संरचना, पूरा कार्य अपने हिसाब से किया जा रहा है, प्रयोजनवाद यहीं से चला है। जॉन डीवी कौन है? जॉन डीवी अमेरिकी शिक्षाविद हैं, या दुनिया का पहला शिक्षाविद भी किसको माना जाता है? जॉन डीवी। कौन है पहले शिक्षाविद भी? कौन है आपके पहले शिक्षाविद भी? आपके जॉन डीवी ही हैं। बोले गुरुजी ठीक है, पहले शिक्षाविद भी कौन है? जॉन डीवी ही हैं। इसके अलावा मैंने क्या बताया था कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रणेता, मतलब सबसे पहले बीएड का कोर्स कराने वाला व्यक्ति कौन है? वो भी जॉन डीवी ही है। कहां से शुरू किया? अमेरिका से। और कब से? वर्ष 1900 से अमेरिका से जो आपके शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है इनकी शुरुआत करने वाला व्यक्ति भी कौन है? जॉन डीवी है। कौन था? प्रयोजनवादी था कि सारी चीजें ज्ञान की संरचना का निर्माण हम स्वयं करेंगे। जब भी शिक्षा में बात आती है जॉन डीवी का नाम पूरे
पूरे अच्छे स्तर पर या अच्छे लेवल से पूरी समझ के साथ में और एक पूरे सम्मान के साथ में लिया जाता है। कभी भी बीएड करो, जॉन डीवी के बिना बीएड कर लोगे ऐसा संभव नहीं है। ये हो गया जॉन डीवी का। इसके अलावा जॉन डीवी के बारे में एक चीज और बताने वाला था। एक सवाल आता है कि निम्न में से कौन शिक्षा मनोवैज्ञानिक नहीं है? क्या नहीं है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक नहीं है या मनोवैज्ञानिक नहीं है, एक सवाल आता है अक्सर करके पेपर में। वो जॉन डीवी ही है, क्योंकि जॉन डीवी कौन है? शिक्षाविद है, ना कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक। जॉन डीवी कौन है? शिक्षाविद है, ना कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक। तो इसलिए निम्न में से कौन शिक्षा मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी नहीं है, बल्कि ये क्या है? शिक्षाविद हो जाते हैं। बोले गुरुजी चलिए हो गया, यहाँ से दो स्कूल हमारे समझ में आ गए। एक थे विलियम बुंट, जिन्होंने दिया संरचनावाद। उन्होंने बोला कि ज्ञान की जो संरचना है या जो मन के अंदर जाएंगे, चेतना की संरचना का अध्ययन करके और बाहर आ जाएंगे। चेतना मतलब एट द प्रेजेंट जो आपके दिमाग में चल रहा है, केवल और केवल उतने ही मन का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में विलियम जेम्स आए। विलियम जेम्स ने बोला कि गुरुजी हम केवल चेतना की संरचना का अध्ययन नहीं करेंगे, जितना भी जो भी कुछ है सबका अध्ययन करेंगे, और सबका अध्ययन करने के बाद में उसको अपनी जरूरत और आवश्यकताओं के हिसाब से सेट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम चीजों में स्टक हो जाएं या फंस जाएं। हम सारी चीजों को परिवर्तित करते हुए अपने हिसाब से लेके आगे बढ़ेंगे। और इनके साथ में इसी संप्रदाय से संबंध रखते हैं या इसी विचारधारा से संबंध रखने वाले जॉन डीवी के बारे में देखा, जिनके विचारों की देन कौन सी विधि आई थी? प्रोजेक्ट मेथड आया था आपका। प्रोजेक्ट मेथड आया था, और उसमें जो प्रोजेक्ट मेथड को देने वाले कौन है? किलपैट्रिक। तो गुरुजी ठीक है, आगे आ जाइए। इसके बाद में क्या हुआ कि अब तक चल रही थी चेतना की परिभाषा। मनोविज्ञान में जो परिभाषा चल रही थी, किसकी चल रही थी? चेतना की परिभाषा चल रही थी। पर चेतना की परिभाषा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो परिभाषा थी वो थी आत्मा का विज्ञान, मतलब कुछ ये साइंस था। ठीक है, इन लोगों ने बोला यार ना तो आत्मा दिखाई देती है ना कुछ होता है, ऐसे ही अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद कुछ नए लोग आए, उन्होंने बोला कि मनोविज्ञान की परिभाषा इसकी बजाय मन व मस्तिष्क कर देते हैं और मन व मस्तिष्क पे अध्ययन करते हैं, तो यार कुछ ना कुछ हमें एरिया मिल जाएगा कि इस पे हम अध्ययन कर सकते हैं। तो परिभाषा हो गई सब मन व मस्तिष्क। क्या? सॉरी, हाँ, सबसे पहले क्या आई थी? आत्मा। आत्मा, आत्मा के बाद में परिभाषा हो गई क्या? मन व मस्तिष्क। मन व मन व मस्तिष्क वाली परिभाषा सब इस दुनिया में अप्लाई हो गई। क्या हुआ? पहले थी आत्मा की परिभाषा इतनी सी, मन व मस्तिष्क थोड़ा साइज बढ़ा है। अब ये बोल रहे हैं कि मन और मस्तिष्क, ठीक है, मन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन। चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। कॉन्सियस, अनकॉन्सियस और सबकॉन्सियस। अब ये बोल रहे हैं कि चेतन, अचेतन और अर्धचेतन में से केवल चेतना को कर दो, मतलब इतनी बड़े साइज को इतनी सी कर दो। क्या किसी की प्रॉपर्टी कम होना किसी को पसंद है? बोले बिल्कुल नहीं। पर लेकिन इन्होंने चेतना की परिभाषा के साथ में विलियम वुंट ने और क्या दे दी? मनोविज्ञान को प्रयोगशाला। क्या और दे दी? प्रयोगशाला और दे दी, वो भी पहली। अब पहली प्रयोगशाला दे दी तो एक बार के दिए तो सबके मुंह बंद हो गए। उसके बाद में जो विलियम मैकडूगल आए, विलियम मैकडूगल ने तो बोला भी था कि भाई माना कि तू घर में नौकरी वाला इंसान है। विलियम मैकडूगल ने तो बोला भी था, माना कि आप घर में नौकरी वाले इंसान हो, आप एक बार के लिए हमारा मुंह बंद करा सकते हो, लेकिन गरीबों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जिस चेतना से आप शादी करके लाके घर में बिठाया हुआ है, आपने उसको अपनी वाइफ माना हुआ है, सब हम नहीं मानते उसको भाभी। ये हमारे घर का दुर्भाग्य है कि मनोविज्ञान की परिभाषा चेतना का विज्ञान है। तो लोग उस तरीके से गर्दन उठाते रहे, गर्दन उठाते रहे। इसके बाद में वर्ष 1900 के अंतर्गत कौन आते हैं? सिगमंड फ्राइड आते हैं। सिगमंड फ्राइड कहां से थे? ऑस्ट्रिया से थे। यदि सिगमंड फ्राइड की कहानी सुने तो सिगमंड फ्राइड का सीन ये है, ये व्यक्ति ऑस्ट्रिया से है। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया से होने के नाते इस व्यक्ति के कारनामे बहुत बड़े हैं साहब। अपने ये आदमी सब बढ़िया तरीके से इस पे अध्ययन कर रहा था। तो आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, टी स्टैनली हॉल। टी स्टैनली हॉल, इन्होंने इनको सब अमेरिका बुलाया, लगभग ये बुलाया था सब इनको अमेरिका बुलाया था 1913 के आसपास। इनको अमेरिका बुलाया और अमेरिका में साहब इनका जो ये मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय चल रहा था, इसके बारे में इनका भाषण करवाया। अब मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय में इन्होंने क्या क्या चीजें बताई?
इन्होंने एक तो साहब ये बताया कि प्रत्येक बच्चा जन्म से काम प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, मतलब प्रत्येक बच्चे पर जन्म से ही काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। बोले साहब काम प्रवृत्ति कैसी होती है? इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र बताए कि सबसे पहले मुख्य होता है काम प्रवृत्ति का क्षेत्र। ऐसे इन्होंने 5 क्षेत्र बताए जो कि हम आगे सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत में हम आपको बताएंगे। तो इन्होंने क्या बोला, काम प्रवृत्ति, वो भी बचपन से। तो मतलब इन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी कि सब बोले कि सब फोन में तो मेरे भी है, मैं देखता हूँ, आप भी अच्छा देख रहा है, चल मुझे भी दिखा ले। है तो सबके पास पर कोई बताना नहीं चाहता, वैसे ही काम प्रवृत्ति ये बोल रहे। इन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया था कि जो एक छोटा बच्चा होता है लगभग अवस्था 3 से 6 वर्ष की अवस्था में, जो लड़का होता है या लड़की होती है, उनमें ऑडिपस और इलेक्ट्रा, लड़के में ऑडिपस और लड़की में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण लड़का अपनी माँ से प्रेम करता है और लड़की अपने पिता से प्रेम करती है। जबकि लड़के तो इस अवस्था में अपने पिता से नफरत तक करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पिताजी उनका लिंग कटवा देंगे। इसको बधियाकरण की समस्या बोला जाता है। इस प्रकार की बातें की तो लोगों का जो चेतना की परिभाषा पे लोग जो अध्ययन कर रहे थे मनोवैज्ञानिक, उनका सब वहां से ध्यान हट गया। अब सब बोले गुरुजी परिभाषा कोई भी एग्जिस्ट करे, इसका क्राइटेरिया क्या होता है? भाई देखो, मनोविज्ञान में अगर चेतना के ऊपर लोग बाग रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, मतलब चेतना का बोलबाला पूरा है। अब यदि रिसर्च पेपर पब्लिश हो ही ना और चेतना की बजाय अगर रिसर्च पेपर इधर पब्लिश हो जाए, जो भी इनके इनके स्कूल में अध्ययन कर रहे थे वो बच्चे सारे खड़े होकर यदि दूसरी जगह कहीं कोई दूसरे ट्यूशन क्लासेज में खड़े होकर चले जाएं, तो उस स्कूल का बंद होना तो निश्चित है। भाई यदि मेरी ट्यूशन क्लासेज में पढ़ने वाले बच्चे दूसरी ट्यूशन क्लासेज में जाकर पढ़ने लगे तो मेरी दुकान तो बंद होगी होगी। बस वही हुआ चेतना के साथ में कि जो मनोवैज्ञानिक चेतना की परिभाषा पे अध्ययन कर रहे थे वो खड़े होकर सब कहाँ चले गए, यहाँ पे जाने लगे इधर मनोविश्लेषण बाद की तरफ। क्यों? क्योंकि वहां पे मूवी चल रही है, सब बढ़िया वाली कहानी वैसी ही चल रही है। तो लोगों को समझ में आ गया, सब लोग वहां खड़े होकर निकल दिए। तो मतलब ये है कि इस आदमी ने जो चेतना की परिभाषा की जो बैंड बजाने वाला व्यक्ति है वो कौन है? सिगमंड फ्रायड। इस आदमी ने खुद की कोई परिभाषा नहीं दी। क्यों? हुआ क्या था, जब भी ये बात करता था काम प्रवृत्ति जैसी बातें करता था तो लोग क्या एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो ये लोग क्या बोलने से डरते थे। तो जितने लोग भी इनके साथ में जुड़े उनको ये चीज समझ में आ गई कि भाई देख, हम ये वाली बातें तो हम मार्केट में जाके नहीं बोल सकते, हमें मार्केट में तो किससे रहना होगा? व्यवहार से रहना होगा। इसीलिए जो मनोविज्ञान में चेतना के बाद में जो परिभाषा आई थी, चेतना के विज्ञान के बाद में वो क्या आई थी? व्यवहार का विज्ञान, बिहेवियर का, बिहेवियर साइंस वाली जो परिभाषा आई थी, इसके बाद में वो व्यवहार वाली परिभाषा आई है। मतलब कुल मिलाकर जो आपकी चेतना की जो परिभाषा है उसकी बैंड बजाने वाला जो व्यक्ति है वो ये है सिगमंड फ्रायड। इस व्यक्ति के बारे में बात करें, ऑस्ट्रिया में जन्मा ये व्यक्ति। उस समय पे क्या चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था शायद उस समय। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वही यहूदियों वाला खेल हुआ था। फर्स्ट था या सेकंड था वो? 19 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? ये था यहूदी साहब जाति से, तो इसका जो धर्म था वो यहूदी था। अब यहूदियों से साहब उनको नफरत ही थी, ये नफरत थी तो साहब इनको भी उठा लिया गया। क्योंकि ऑस्ट्रिया पे सबसे पहले कब्जा किया था जर्मनी ने। जैसे ही जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पे कब्जा किया, ठीक है, जितने भी ऑस्ट्रिया में यहूदी हैं भाई इनको उठाओ। अब जैसे ही अमेरिका को पता चला कि साहब सिगमंड फ्रायड को उठा लिया है, महान मनोवैज्ञानिक उस समय के, यदि मनोविज्ञान का सबसे पहला बल किसी किसी को माना जाता है तो वो यही है। मनोविश्लेषणवादी जो संप्रदाय है इसको मनोविज्ञान का सबसे पहला बल माना जाता है, दूसरा बल माना जाता है व्यवहारवाद को, और तीसरा बल माना जाता है मानवतावादी संप्रदाय को। इस प्रकार से मनोविज्ञान में 3 बल माने जाते हैं। कौन से? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद और मानवतावाद, 3 बल माने जाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा क्रम से इस प्रकार ये है। तो क्या हो गया, इन्होंने वही बताई थी कि मन की साहब 3 संरचना अवस्थाएं बताई इन्होंने, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो वही है, चेतन व अचेतन मन के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत किया जाता है। और इनके अनुसार क्या है? व्यक्ति पर जन्म से ही काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। हाँ, तो मैं बता रहा था ये साहब यहूदी थे, तो यहूदी थे तो सब इनको हिटलर ने वो जो भी था उस समय उन्होंने उठा लिए साहब इनको। उठाने के बाद में अमेरिका को पता चला यार भाई इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उठाओ। तो अमेरिका ने तो उस समय यही किया था, चलिए कोई भी है, चाहे आइंस्टीन है, आप भी आ जाओ साहब हमारे यहाँ। जो भी लोग हैं, जितने भी अच्छे अच्छे वैज्ञानिक थे
उन सभी को अमेरिका में शरण देने का काम किया। उसके बाद में अमेरिकी सरकार के कुछ दखल के बाद में इनको सब अमेरिका ले जाया गया और अमेरिका में ले जाके अमेरिकन साइको एनालिटिकल सोसाइटी ज्वाइन करा दी गई। लेकिन बोलते हैं ना कि फ्री में मिली हुई जिंदगी की कभी कोई कीमत होती नहीं है, तो इनकी नजर में भी नहीं थी भाई। सब सिगार पीते थे, बोलते थे आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है इससे। आप लोगों में से भी कुछ लोग बोलते हैं सिगरेट से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, मैं पूरी पूरी रात ये काम कर सकता हूँ और वो कर सकता हूँ। बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं बहुत सारे लोग सिगरेट पीने के बाद में। ये भी करते थे सब सिगार पीने की इस प्रकार से वकालत। अब सिगार सिगार पीने की वकालत करते करते सर के हो गया साहब गले में कैंसर, और भगवान से मिलन और इस दुनिया से दूरी बनाकर और ये निकल दिए। तो क्या होता है, इन्होंने क्या बताया था, मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। और वहीं पे व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे इन्होंने, इड, ईगो और सुपर ईगो। क्या बताया था, मन की इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, या ये बताया था संरचनात्मक मॉडल दिया। क्या दिया था इन्होंने, चेतन, अचेतन एवं अर्धचेतन। वहीं पे बात करें किसकी, व्यक्तित्व की, व्यक्तित्व का दिया था इन्होंने गत्यात्मक मॉडल। व्यक्तित्व के भी 3 भाग बताए इन्होंने, इड, ईगो और सुपर ईगो। इदम, अहम एवं पराय। इदम, अहम और पराय। इस प्रकार से इनके द्वारा मन के भी कितने भाग दे दिए गए, सब 3 भाग इनके द्वारा मन के दिए गए। ये कहानी सब यहाँ तक की इनकी हो गई। मन के 3 भाग और व्यक्तित्व के भी 3 भाग इनके द्वारा दिए गए। तो इनके संप्रदाय में क्या है, और इन्होंने क्या बोला, काम प्रवृत्ति को इन्होंने महत्वपूर्ण बताया। और क्या बोला कि काम प्रवृत्ति का प्रभाव बच्चे पर कब से पड़ता है, सर, जन्म से ही। तो काम प्रवृत्ति इन्होंने महत्वपूर्ण बताई, और काम प्रवृत्ति को उन्होंने क्या बोला, लिबिडो बोला। काम प्रवृत्ति को इन्होंने क्या बोला, लिबिडो नाम दिया। एक स्पेशल टर्म यूज किया काम प्रवृत्ति के लिए, लिबिडो। और इन्होंने कैसी सैसव कामुकता तक की बात की, मतलब बच्चे के पर जन्म से ही या शैशव काल से ही काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीजें इनके द्वारा बताई गई। तो क्या हो गया, वही चेतन व अचेतन मन के जो मन है इसके मध्य संबंधों का अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व में इड, ईगो, सुपर ईगो करेंगे, ज्यादा लिखे तो आप। इसके अलावा व्यक्ति पर जन्म से ही काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। ये वाली चीज याद रख लेना, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल थोड़ा सा आगे मैं आपको इनके सिद्धांत में पूरा बता दूंगा, ठीक है। यहाँ इतना याद रख लो। अब निम्न में से व्यवहारवादी कौन नहीं है, किसकी बात कर रहा है, व्यवहारवादी। तो व्यवहारवादी सिगमंड फ्राइड नहीं है, वॉटसन व्यवहारवादी है। व्यवहारवाद के जनक कौन है, वॉटसन है। पावलव साहब पूरे व्यवहारवादी है। कहां से थे ये, सब रूस से थे। कौन सा सिद्धांत दिया गया इनके द्वारा, बताइए, स्किनर के द्वारा, ऑपरेंट थ्योरी। स्किनर ने क्या दिया, ऑपरेंट थ्योरी। और पावलव के द्वारा क्या दिया गया, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। कंडीशनिंग थ्योरी इनके द्वारा दी गई। ये हो गए सब आपके 3, बाकी का चौथा आपको नीचे दिख रहा। आगे आ जाइए, विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल स्कूल। डेवलपमेंट स्कूल की सब बात करते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान, मैंने थोड़ी देर पहले एक सवाल आया था, मैंने उसमें आपको बताया था विकासात्मक मनोविज्ञान या विकासात्मक का मतलब क्या है। विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या होता है, गर्भ अवस्था जो होती है, जब बच्चा गर्भ में आता है, उस अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत जब तक व्यक्ति जीता है तब तक होने वाले जितने भी विकास कार्य होते हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और इसको देने वाले कौन है, स्विट्जरलैंड में एक मनोवैज्ञानिक हुए, बहुत अच्छा नाम चलता है इनका, कौन है, जीन पियाजे। कौन, जीन पियाजे। के बाद आप बोलेंगे गुरुजी जीन पियाजे ने तो कोई एक सिद्धांत तोड़ दिया है ना, बहुत ज्यादा फेमस है। बोले हाँ, क्या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी तो जीन पियाजे ने दिया। कौन सा, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी तो इन्हीं के द्वारा दिया गया है।
बोले गुरु जी इन्हीं के द्वारा दिया गया। बिल्कुल याद आ गया कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो क्या हो गया, विकासात्मक मनोविज्ञान मतलब जीन पियाजे हो गए इसके संस्थापक। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जनक भी यही है। तो इसके जनक कौन है, जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के साथ ही संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जनक कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया सब इनका। विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है, गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले विकास कार्य जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। किसमें, विकासात्मक मनोविज्ञान में। गर्भावस्था से मतलब जब से बच्चा गर्भ में डलता है, जब भी गर्भ में बच्चा छोटा सा जो भ्रूण बनता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब युक्ता टाइप बोलते हैं, पहले दिन से जब भी गर्भ धारण होता है उसी दिन से जितने भी विकास कार्य होते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत उनका अध्ययन किया। ठीक है, व्यक्ति का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, मान रहे गुरु जी, ठीक है, जिस दिन गर्भ में आता है कुछ ना कुछ साइज बढ़ता है। लेकिन एक होता है आपका संज्ञानात्मक विकास, क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, तो संज्ञान क्या होता है, संज्ञान ये है कि जैसे ही आप वातावरण के कांटेक्ट में आते हो, तो वातावरण के कांटेक्ट में आने के बाद में आपकी रोजाना कुछ ना कुछ समझ का विकास होता है। बोले सर रोजाना विकास का, रोजाना समझ का विकास कैसे होता है, रोजाना समझ के विकास से तात्पर्य कुछ इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति था, पहली बार ससुराल गया, तब उसकी बड़ी सेवा हुई, तो बड़ी सेवा होने के बाद में सब वो व्यक्ति बड़ा खुश, यार ये तो बहुत अच्छी जगह है, अपने घर पे जितनी इज्जत नहीं है वो यहाँ पे मिलती है। दोबारा फिर 2 दिन बाद फिर पहुंच गया, ससुराल वाले तो बोले ठीक है चलो इस बार भी कर लेते हैं, फिर से वो 5100 रुपये विदा दे दी। इसको तो सब आदत लग गई, फिर 2 दिन बाद पहुंच गया, ससुराल वाले परेशान। तीसरी बार में साहब चलो ठीक है, इसको 5100 की जगह 2100 कर देते हैं। उसको साहब फिर भी बेइज्जती समझ में नहीं आई। चौथी बार में 1100 रह गई, इसको समझ में आया नहीं यार मामला बेइज्जती में जा रहा है, जल्दी जल्दी नहीं आएंगे, 10-15 दिन बाद आया करेंगे। 10-15 दिन बाद आया तो वही 1100 फिर से मिली। बोले यार मामला अभी भी बैलेंस नहीं हुआ, फिर से इसकी समझ का विकास हुआ, फिर से इसने सब समायोजन किया वातावरण के साथ में, फिर सब कुछ महीने बाद पहुंचा। फिर ठीक है, घर वाले उन्होंने सोचा चलो एक बार फिर 2100 दे देते हैं, फिर वो कुछ महीने बाद ही पहुंच गया, फिर 1100 पे आ गई वो तो इसको धीरे धीरे इसके समझ में धीरे धीरे प्रत्येक बार इसकी समझ में परिवर्तन हुआ, और अंत में स्थिति ये हो गई कि सब जब तक बुलाए नहीं तब तक जाए नहीं। अंत में सब इसकी समझ कुछ इस प्रकार की हो गई। इसके बाद में सब उस समझ में भी फिर भी परिवर्तन हुआ कि अब तो साहब ये कम से कम 75 बार बुलाएं तब तक एक बार जाए, ये कम से कम जब तक 75 बार ना बुलाएं, क्योंकि इसको पता चला यार ये तो वैसे भी बोल देते हैं, अच्छा मना थोड़ी किया है आपको। इसको समझ में विकास हुआ कि जब तक कम से कम 10-5 बार ना बुला ले तब तक जाया ना जाए, और फिर उसके बाद कि भैया कितना भी बुलाएं हम ना जाए। इस प्रकार से इसकी समझ रोजाना बदली, किसके कांटेक्ट में आके, वातावरण के कांटेक्ट में आके। तो ये क्या है जो रोजाना समझ बदल रही है, यही व्यक्ति का संज्ञान है, और प्रत्येक बार एक ज्ञान का पैकेट उसके दिमाग में जाता है। बोले गुरु जी ठीक है, तो संज्ञान का विकास कब से शुरू होता है, संज्ञान का विकास शुरू होता है व्यक्ति का वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके। और वातावरण के साथ अंतःक्रिया कब करेगा व्यक्ति, जब उसका जन्म हो जाएगा, क्योंकि जन्म लेने के बाद ही तो वातावरण के साथ में संपर्क में आता है। बोले गुरुजी ठीक है, तो संज्ञान प्राणी का वह स्थायी ज्ञान है जो कि वह वातावरण के साथ में अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। इसीलिए जब भी तो संज्ञान का विकास कब से शुरू होता है, लेकिन व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास जन्म से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता है, जब तक वो अपने, वो बोलते हैं ना कि भगवान के पास नहीं जाता है, उनका स्वर्गवास नहीं होता है, तब तक संज्ञान का विकास चलता रहता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में गर्भ अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत, और संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है उसमें जन्म के तुरंत बाद जैसे ही बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है उसके बाद में उसके संज्ञान का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, और कब तक चलता है, जीवन पर्यंत चलने वाला विकास हो जाता है। आगे आ जाइए। व्यवहारवादी संप्रदाय वर्ष 1913, बिहेवियरिज्म, मतलब व्यवहारवादी संप्रदाय। ये आदमी दिख रहा है, बहुत क्रांतिकारी आदमी, बीच की मांग काट रखी है इसने, इसकी बीच की मांग काट रखी है। बहुत ज्यादा पैसे वाला नहीं था ये व्यक्ति, लेकिन ठीक है, इसने पढ़ाई की साइकोलॉजी से ही, मेरी तरह साहब इसने अपनी पूरी पढ़ाई की है। साइकोलॉजी से पढ़ाई करने के बाद में इसको कुछ बाद में एडमिशन लेना था, इसने सब स्नातक कर लिया, पीजी में एडमिशन लेना था। तो मैंने जहाँ पढ़ा, कई जगह पढ़ा है, उसमें तो यही लिखा हुआ है कि सब अपनी माता के संबंधों का उपयोग करते हुए
ने साहब अपने आगे एडमिशन कराए, पता नहीं भगवान ही मालिक है कैसे संबंध थे क्या थे, पर ठीक है एडमिशन हो गया। बाद में साहब ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। प्रोफेसर बनने के बाद में शादी वादी हो ही जाती है। अब शादी होने के बाद में साहब ये साहब अपने बढ़िया यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में इनको कमरा मिला हुआ था। बाद में साहब इनकी घरवाली को पता चला कि साहब इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी में कोई लड़की से साहब इनके संबंध स्थापित हो गए बढ़िया वाले। संबंध स्थापित होने के बाद में घरवाली को पता चला, घरवाली यूनिवर्सिटी पहुंची हूँ नाक मुंह ऊपर करके गुस्से में लाल पीली होके साहब यूनिवर्सिटी इसकी घरवाली पहुंचती है। घरवाली पूरी गुस्से में, सब चारों ओर से लोग देख रहे हैं कि आज तो कुछ होगा, आज मजा आने वाला है, आज कुछ ना कुछ होगा। घरवाली को देखते हुए सारे लोग सब आशंकित हैं, डरे हुए हैं। अब इसका साहब रूम चेक किया जाता है, रूम में मिलते हैं साहब इसके प्रेम पत्र। प्रेम पत्र मिलते ही साहब भाई साहब के घर डाइवोर्स पहुंच जाता है, डाइवोर्स मिल जाता है। दो पुत्रों को इसको सहलाते हुए इसकी घरवाली साहब इससे डाइवोर्स ले लेती है। ठीक है, हो गया सब डाइवोर्स। अमेरिका के मजाक छोड़े ही अभी। इसके बाद में क्या होता है, डाइवोर्स के बाद में भाई साहब को फिर से याद आता है, बोले क्या अपन प्रोफेसर है तो अपनी दूसरी शादी भी हो सकती है। फिर अमेरिका में तो नॉर्मल है, भाई साहब ने दूसरी शादी कर ली और तो क्या है। एक वो बोलते हैं ना कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही मिलेंगे जमाने में लाखों हंसी, इस जमाने में अकेली तू ही तो नहीं। भाई साहब को शादी से पहले पता था, भाई साहब ना कोई गम में गए ना कोई टेंशन में गई, दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी से इनको साहब एक पुत्री की प्राप्ति और हुई। लेकिन कौन है ये व्यवहारवाद वाले। व्यवहारवाद वाले क्या बोलते हैं कि यदि साहब चोरों के बीच में रखोगे तो चोर बनेगा और अच्छे लोगों के बीच में रखोगे तो अच्छा व्यक्ति बनेगा। इसी बात को ये मानते हैं कि साहब यदि कलेक्टर लोगों के बीच में रखोगे तो कलेक्टर बनेंगे, चोरों के बीच में रखोगे चोर बनोगे, और यदि पढ़े लिखे लोगों के बीच में रखोगे तो पढ़ने वाले बनोगे। भाई साहब इसी बल पे ये पता क्या बोल देते हैं, आप तो मुझे बालक दे दो, मैं उसको चोर डाकू कुत्ता बिल्ली जो आप बोलोगे वो बना दूंगा। मतलब व्यवहार के रूप से चोर डाकू वकील डॉक्टर जो आप बोलो वो बना दूंगा। मतलब भाई साहब कुछ ना कुछ तो ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। आपका मन कर रहा है खेलने का, नहीं फिर भी इन्होंने सब पढ़ाई वाले लोगों के बीच में डाल रखा है। कुछ ना कुछ मामला टाइट भी किया होगा। समय के साथ में स्थितियां ऐसी बन गई, पहले तो इनकी पुत्री ने फांसी लगाकर निकलने की कोशिश की भगवान के पास में, लेकिन फांसी को शायद उन पे दया आ गई, बच गई। उसके बाद में इनके दोनों पुत्रों ने सब फांसी लगाकर मरने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। इस बार भी फांसी ने साहब इनको सीरियस नहीं लिया। इसके बाद में साहब इनकी जो घरवाली थी, इनकी जो वाइफ थी सेकंड वाइफ, उन्होंने साहब फांसी लगाकर भगवान के पास ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन साहब मामला फिर भी नहीं हो पाया। घरवाली भी बच गई, अब बचा कौन, वॉटसन सर बचे। अंत में साहब वॉटसन ने साहब फांसी लगाकर मरने की कोशिश की। इस बार फांसी सीरियस हो गई, उठा लिया भगवान ने। तो इस समय मनोविज्ञान की जो परिभाषा चल रही है, व्यवहार का विज्ञान, इस व्यवहारवाद संप्रदाय का जो जनक है वॉटसन, वो व्यक्ति फांसी लगा के मरा। मतलब हम व्यवहार के बल पे लोगों को बहुत आगे बढ़ाने की, बहुत बढ़ावा देने की बात जो हम करते हैं, इस बात को करने वाला व्यक्ति खुद फांसी लगा के मरा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि देखो, आपको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, इसको ऐसे घुमा सकते हैं, देखो चीजों को स्ट्रिक्टली नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। शायद चीजें कुछ लाइट होनी चाहिए, कुछ तरीके से होनी चाहिए। व्यवहार का मतलब ये नहीं कि आपने सोच लिया मुझे डॉक्टर बनाना, मतलब डॉक्टर क्यों बनाना है, थोड़ा सामने से तो पूछ लो बेटा आपको क्या बनना है, या उसका जिस प्रकार से इंटरेस्ट हो उस क्षेत्र में आगे लेके जाओ उसको। हो सकता है कि हर किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो, उसको खेलना बढ़िया आता, उसको खेलने दो भाई। तो व्यवहार का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कहीं से पकड़ के कहीं खींचो। व्यवहार का मतलब ये है कि जिस जगह पे उसको इंटरेस्ट है वहां उसको फिर अच्छे से अच्छा वातावरण उपलब्ध करा दो, खेल सही रहेगा। ठीक है ना। हाँ भाई, तो क्या हो गया, ये पढ़ रहे थे हम, व्यवहारवाद संप्रदाय, जेबी वॉटसन। व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना 1913 में हुई है, और व्यवहारवाद के नाम से इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जो कि वर्ष 1925। तो चेतना की परिभाषा के बाद में, कब जो चेतना की परिभाषा आई, चेतना की परिभाषा का बैंड बजाने वाला व्यक्ति सिगमंड फ्राइड। कौन था, सिगमंड फ्राइड। और इसके बाद में जो परिभाषा आई कौन सी आई, व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद की सबसे पहले बात करने वाला जो व्यक्ति था व्यवहार की, वो था विलियम मैकडूगल। वही कि गरीबों की आवाज को दबाया जा सकता है लेकिन बंद नहीं किया जा सकता।
दबाने की कोशिश की जा सकती है लेकिन दबाया नहीं जा सकता, ऐसे कर लीजिए। तो विलियम मैकडूगल, विलियम मैकडूगल कौन है? ये वही है आउटलाइन साइकोलॉजी जिन्होंने पुस्तक लिखी थी। बोले साहब हम चेतना शब्द की निंदा करते हैं, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि मनोविज्ञान की परिभाषा चेतना का विज्ञान है। ये बोलने वाले कौन थे? विलियम मैकडूगल ही थे। इसके बाद में व्यवहारवाद जो संप्रदाय बना है और इसके जनक कौन कहलाए? वाटसन। तो व्यवहारवाद की सबसे पहले वकालत करने वाला व्यक्ति कौन है? विलियम मैकडूगल। और यदि व्यवहारवाद के समर्थकों की भी बात की जाए तो इसमें विलियम मैकडूगल दूसरे नंबर पे आप रखना। व्यवहारवाद के जो जनक हैं इनकी यदि बात की जाए तो इसमें भी विलियम मैकडूगल को बहुत बेहतर तरीके से रख सकते हो। क्या हो गया सभी है? विलियम मैकडूगल, वर्ष 1925 में किताब आई, कौन सी? व्यवहारवाद। सॉरी, विलियम वाटसन हो गए इसके जनक, जेबी वाटसन, जॉन ब्रॉड वाटसन इनका पूरा नाम है। व्यवहारवाद के बारे में सर्वप्रथम बात करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? विलियम मैकडूगल है। और एवं व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है। व्यवहारवादी वंशानुक्रम में कम है जबकि वातावरण में अधिक विश्वास रखते हैं। व्यवहारवादी इनका सीधा है। यार देखो, जन्म से जो आपको आईक्यू मिलना था 10, 20, 30, 50, 100, 150 जो भी आपको मिलना था वो मिल गया। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जन्म से यदि कोई मंदबुद्धि पैदा हुआ है ना, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो मंदबुद्धि है वह मंदबुद्धि ही रहेगा। यदि इसका आईक्यू 70 है, बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि यदि भगवान ने जितना दिमाग हमें दिया है, यदि हम इसका भी पूरा उपयोग कर लें तो हम बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं। सुना है? तो बस वही है, यदि आप सामान्य बुद्धि भी हो, 90 से लेकर जो 110 के बीच वाले बच्चे भी हो, 110 भी यदि आपका आईक्यू हो तो बहुत अच्छा है, कोई कम नहीं है। यदि आप 110 का भी अच्छे से उपयोग कर लो तो आप बहुत बेहतर कर सकते हो। तो व्यवहारवादी यही बोलते हैं, जो मिलना था वो मिल गया, अब बच्चे को अच्छे से अच्छा वातावरण दो। बोले गुरु जी कैसे, मतलब अच्छा कैसे? एक बात बताओ, अगर किसी आपको एक अच्छे स्कूल में ना बिठाया जाए तो आपके नंबर कम आएंगे? बोले गुरु जी बिल्कुल आएंगे। और वहीं पे यदि आपको एक अच्छे स्कूल में बिठाया जाए तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। पर लेकिन वहां भी कुछ बच्चों के सब 70% भी आते हैं, कुछ के 80 भी आते हैं, तो कुछ के 90 भी आते हैं, तो जी बिल्कुल आते हैं। तो ये तो सब जन्म क्रम से ही कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है। ये जो 70, 80, 90 जो प्राप्त हो रहे हैं, मतलब जन्म क्रम में थोड़ा बहुत इनके साथ जन्म से ये अंतर है। लेकिन एक अच्छे स्कूल में ले जाने के बाद में इस जिस बच्चे के कोई कहीं सामान्य विद्यालय में 70% आने थे, अच्छे विद्यालय में जाते ही उसके 80 हो गए, तो ये वातावरण का प्रभाव हो गया। तो जो 10% का जो अंतर आ रहा है वो किसकी वजह से आया? वातावरण की वजह से। कि कहीं सामान्य रूप से आपके 70% होती, किसी अच्छे विद्यालय में जाने के बाद आपकी 80 हो गई, तो किसका प्रभाव है? वो वातावरण का। और इसी प्रभाव की जो बात करते हैं कौन करते हैं? वाटसन करते हैं। तो जन्म क्रम में कम, अब ये तो ये बोलते हैं भैया जो मिल गया जन्म क्रम से, तो क्या करें? अब वातावरण पे ध्यान दो। ये लोग वातावरण में अधिक विश्वास रखते हैं, इसीलिए तो वाटसन ने बोला भी था कि आप मुझे बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। चोर डाकू डॉक्टर, आप जो कहें वो कुछ भी मैं उसको बना सकता हूँ। ये किसके द्वारा बोला गया है? ये वाटसन के द्वारा बोली गई लाइन है। तो क्या है? ये इनकी लाइन है, पढ़ लीजिए। आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दीजिए। हाँ, स्वस्थ है जरूरी है, क्योंकि अब जैसे आप, मैंने बोल दिया भाई आप मेरे को कोई बच्चा दे दो, मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ। आप लेके आए कोई मंद बुद्धि, भयंकर मंद बुद्धि, गुरुजी बोले हाँ 10 लाख देंगे, बना दो साहब डीएम, इसको यूपीएससी पास कराओ इस छोरे से। गुरुजी आज नहीं, गुरुजी कभी ना करवाए। यूपीएससी ऐसे ही लिखते हैं, यूपीएससी। अब गुरुजी कैसे करवाए यार, वो मंद बुद्धि है, वो अपना जीवन यापन करने के लायक है, पढ़ लिख ले जो बहुत है। इसीलिए तो हम जो स्पेशल एजुकेशन में क्या करते हैं, इनको हम क्या सिखाते हैं? स्पेशल एजुकेशन में हम बच्चों को सिखाते हैं कि सब ये कम से कम अपना जीवन यापन करने के लायक चीजें सीख जाएं, जिससे कि चीजें अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहें। किसके लायक? जीवन यापन करने के। यदि ये जीवन यापन करने के लायक भी चीजों को सीख जाएं तो मामला सही है यार, ये कम से कम अपना जीवन तो जी लेंगे। तो इसीलिए हम इनको केवल इतनी चीजें सिखाना चाहते हैं उस समय। हाँ भाई, तो हम इनको सारी चीजें इस तरीके से सिखाना चाहते हैं कि कम से कम ये बस अपना जीवन यापन कर लें, कुछ ना कुछ काम धंधा सीख। तो आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भिखमंगे, यहाँ और यहाँ तक कि आप कहें तो मैं उन्हें चोर भी बना सकता हूँ। चारे नहीं है,
ये चोर भी बना सकता हूँ, ये किसका कथन है? ये सब आपके जेबी वॉटसन का कथन हो जाता है। इसके बाद में सब आ जाता है आपका गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की कहानी क्या है? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में एक व्यक्ति है कोलर। कोलर ने प्रयोग किया, इन्होंने क्या, एक चिंपैंजी को एक कमरे में बंद किया और ऊपर केले टांग दिए। अब केले टांग दिए तो पहले इन्होंने 3 डब्बे रखे थे। 3 डब्बे रखे तो चिंपैंजी ने दिमाग लगाया, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा रखा और उनके ऊपर चढ़ के सब केले तोड़ लिए। अगली बार में इन्होंने क्या किया? अगली बार में इन्होंने किया कि साहब 2 डब्बे और एक छड़ी रख दी। तो बंदर ने साहब, जो चिंपैंजी था आपका, सुल्तान नाम था उन चिंपैंजी का, क्या नाम था? सुल्तान। सुल्तान नाम था उस चिंपैंजी का। और प्रयोग करने वाले बोल कोहलर। तो 2 डब्बे और एक छड़ी, तो एक डब्बे के ऊपर डब्बा और यूं छड़ी मारी साहब केलों में, केले टूट के नीचे आ गए। अगली बार में साहब एक डब्बा और 2 छड़ी, तो चिंपैंजी ने दोनों छड़ियों को बांधा, डब्बे के ऊपर चढ़ा गिरा लिए। इससे अगली बार में साहब 3 छड़ी दे दी, डब्बे निकाल ली, तीनों बांधे और गिरा लिए। मतलब प्रत्येक बार उसने अपनी सूझ का उपयोग किया। किसका? सूझ का उपयोग किया, और सूझ का उपयोग करते हुए प्रत्येक बार उसने केले प्राप्त किए। तो क्या होता है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में यही होता है कि सूझ का उपयोग करते हुए समस्या का तात्कालिक समाधान निकालना। यदि तात्कालिक समाधान निकालने की यदि बात की जाए, इसकी तात्कालिक समाधान, यदि तात्कालिक समाधान को निकालने की बात की जाए तो ये किस में होता है? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के अंतर्गत होता है। तो जनक कौन हो गए इसके? मैक्स बर्दीमर हो गए, और समर्थक कोहलर, कोफका एवं कर्टलेव। मैक्स बर्दीमर कहाँ के हैं? जर्मनी के। कहाँ के हैं? जर्मनी के। अब ये जो गेस्टाल्ट जो शब्द है कहाँ का है? जर्मन भाषा का शब्द है। और गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्र आकृति। क्या होता है? पूर्णाकार या समग्र आकृति। आप मुझे एक बात बताइए, आप कहीं बाहर बैठे हो, अचानक से आपकी मम्मी का फोन आता है, बेटा ये चीजें हैं तो बताओ कैसे करनी है। तो आप क्या बोलोगे? मम्मी मुझे आ तो जाने दो, जो चीजें हैं मुझे देख लेने दो। तो आपको पूर्ण रूप से पता चलेगा कि हाँ समस्या है। अब उस समस्या के बाद में, पूरी तरह से देखने के बाद में, आप उसके एक एक चीज का विश्लेषण करोगे। मतलब पूर्ण से अंश की ओर आप किसी समस्या समाधान में कार्य करते हो। तो गेस्टाल्टवाद कहाँ चलता है? पहले चीजों को पूर्ण रूप से देखते हैं और उसके बाद में क्या होता है? पूर्ण से अंश, पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्टवाद कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद में आगे आ जाइए। गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है पूर्णाकार ऑब्लिक समग्राकृति। गेस्टाल्टवादी किसी भी चीज को पूर्ण रूप से देखते हैं। गेस्टाल्टवाद किसी भी समस्या के तात्काल समाधान की बात करता है। यह पूर्ण से अंश की ओर कार्य करते हैं, और पाठ्यक्रम का निर्माण भी इसी आधार पर किया जाता है। किस पर? पूर्ण से अंश की ओर कार्य करते हुए किया जाता है। सबसे पहले पूर्ण रूप से देखते हैं कि हमें साइंस पढ़ानी है, फिर साइंस में एक एक पॉइंट देखते हैं, और पॉइंट के बाद टॉपिक, और टॉपिक के बाद फिर उसमें बिंदु होते हैं छोटे छोटे, और बिंदुओं में फिर जो सारी चीजें होती हैं। तो पाठ्यक्रम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत ज्यादा आने वाला सवाल है कि पाठ्यक्रम जो है जो किस सिद्धांत पर आधारित है पाठ्यक्रम का निर्माण। ये आपका गेस्टाल्ट थ्योरी या गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पर आधारित है। थ्योरी गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पर आधारित है। क्या? आपका पाठ्यक्रम का निर्माण, जो कि पूर्ण से अंश तात्कालिक समाधान की बात करने वाली चीज बात करता है। और अर्थ क्या होता है गेस्टाल्ट का? पूर्णाकार ऑब्लिक समग्राकृति होता है। इसके बाद में आ गया आपका हॉर्निक स्कूल या प्रेरकीय संप्रदाय। विलियम मैकडूगल की जो हमने बात की थी, इनका बिल्कुल ही अलग है मामला। यदि स्कूल्स की बात की जाए, देखो बात यह है कि चेतना की परिभाषा के समर्थक की जब बात आई, तो चेतना की परिभाषा के समर्थक में विलियम बुंड के साथ में विलियम जेम्स थे। वैसे ही व्यवहार की परिभाषा के समर्थन में वॉटसन के साथ में विलियम मैकडूगल थे। लेकिन जब स्कूल की बात आएगी तो प्रेरकीय संप्रदाय, प्रयोजनवाद या हॉर्निक स्कूल अलग से है। इसके जो जनक हैं वो कौन है? विलियम मैकडूगल हैं, और इनकी पुस्तक मैंने आपको लिखाई है, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी और आउटलाइन साइकोलॉजी। 2 पुस्तकें हैं इनकी। क्या है? इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी और आउटलाइन साइकोलॉजी, इनकी 2 पुस्तकें हैं। और ये जो व्यवहार वाली जो परिभाषा है, उसकी बात करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? आपके
विलियम मैकडूगल ने जो स्पेशल काम किया है वो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। इन्होंने बोला कि प्रत्येक संवेग से कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। जैसे आपको भूख लगी है तो भूख लगी है तो आपको क्या चाहिए, भोजन 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 चाहिए, तो उस समय संवेग क्या आता है, भोजन का आवेषण करने का, या भोजन आपको चाहिए। आपको कोई बच्चा दिख रहा है तो बच्चे पे आपको प्रेम आएगा। अगर आपको कोई चीज गंदी लग रही है तो आप चाहोगे कि वहां से निकल जाओ, मतलब घृणा होती है तो अप्रियता या विकर्षण होता है। तो ऐसे प्रत्येक संवेग से कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। ऐसे करके इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों और उनसे जुड़े हुए 14 संवेगों के बारे में बात की। तो विलियम मैकडूगल स्पेशली किसके लिए जाने जाते हैं, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने प्रेरकीय संप्रदाय हॉर्निक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की इनके द्वारा दिया गया। हाँ भाई, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा हुआ है। इसके बाद में साहचर्यवादी संप्रदाय, जॉन लॉक। क्या हो रहा है, साहचर्यवादी संप्रदाय की बात हो रही है। प्रवर्तक कौन है इसके, जो साहचर्यवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, जॉन लॉक हो जाते हैं। साहचर्यवादी संप्रदाय कौन है, जॉन लॉक है। जॉन लॉक वही है कि भैया प्रत्येक बालक क्या होता है, कोरी स्लेट होता है। किसकी संज्ञा दी इन्होंने, टेबुला रासा की संज्ञा दी उस कोरी स्लेट। प्रत्येक बालक इनके अनुसार कोरी स्लेट होता है जिस पर हम जो चाहे लिख सकते हैं, और इसको इन्होंने कोरी स्लेट की संज्ञा इनके द्वारा दी गई। तो जॉन लॉक के अनुसार एक बालक कोरी स्लेट होता है या कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर हम जो चाहे लिख सकते हैं। इसको इन्होंने टेबुला रासा की संज्ञा इनके द्वारा दी गई। इसके बाद में मानवतावादी संप्रदाय। मानवतावादी संप्रदाय मनोविज्ञान में तीन संप्रदायों, मतलब तीन बलों की बात की जाती है। सबसे पहला बल मैंने क्या बताया था आपको, किसका था, सिगमंड फ्राइड का क्या था, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। मनोविश्लेषणवाद सबसे पहला बल। नंबर 2 का बल था व्यवहारवाद, और तीसरा बल कौन सा है, मानवतावाद। इतना इंपॉर्टेंट मान सकते हो आप इसको कि मनोविज्ञान में तीन बलों की बात की जाती है। सबसे पहला बल मनोविश्लेषणवाद, दूसरा बल है व्यवहारवाद, और तीसरा बल है क्या, मानवतावाद। तो मानवतावादी संप्रदाय प्रवर्तक कौन हो गए इसके, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स, दो लोगों का नाम इसमें प्रमुखता से लिया जाता है, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स। बाकी मीड की बात करें, चाहे आपके रूसो हुए, ये सारी चीजें मेरे हिसाब से कुछ मिक्सिंग वाली है। क्योंकि रूसो भी मानवतावादी जो विचारधारा है उसके समर्थक रहे हैं होने को, तो ये मीड और रूसो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दो नाम आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूप से याद रखने हैं। जैसे कभी होगा तो मैं आपको रूसो की कहानी सुना दूंगा। जीन जैक रूसो फ्रांस के थे। ये मानवतावादी से लेके इसके अलावा आपकी प्रकृतिवादी, इसके बाद आदर्शवाद, बहुत सारी विचारधाराओं को समर्थक रहे हैं आपके रूसो। चाहे मीड हो, ये जो फिलोसफर रहे ये अलग ही कहानी है। हाँ, फिलोसफी से ही निकली है साइकोलॉजी। तो ये फिलोसफर साइकोलॉजिस्ट है, इसके अलावा सोशलॉजिस्ट, मतलब बहुत सारी उपमाएं आप इनको दे सकते हो। तो उनमें से साइकोलॉजिस्ट एक है ये मान लीजिए। तो मीड को आप इसमें स्पेशली इतना मत मानिए, लेकिन दो नाम इसमें विशेष रूप से आपको याद रखने हैं, अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स। अब यदि अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स की यदि मैं आपके लिए बात करूं, हाँ भाई, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स की बात कर ही लो। अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, और दूसरे क्या है, कार्ल रोजर्स। अब्राहम मैस्लो का सीन क्या है, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, वहीं पे कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया अनुभवजन्य सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। इनके द्वारा 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई गई। शरीर, शरीर सुरक्षा, स्नेह, सम्मान, और अंत थी आत्म सिद्धि।
प्रकार की 5 प्रकार की आवश्यकताएं इन्होंने बताई। बोले सबसे पहले इंसान की शारीरिक आवश्यकता, फिर उसके बाद सुरक्षा की, फिर सम्मान, फिर उसके बाद सॉरी सुरक्षा के बाद स्नेह, फिर सम्मान और अंत में आत्म सिद्धि आती है। उन्होंने व्यक्ति अनुभव के माध्यम से सीखता है। इस प्रकार से 5 आवश्यकताएं इनके द्वारा बताई गई और इनका ये है। तो ये कौन है? 2 मानवतावादी लोग हैं। मतलब जब भी बात आए मानवतावादी कि साहब मानव कौन है, तो मनोविज्ञान में 2 ही मानव हैं, ये रहे अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स। ऑप्शन में से एक मिल जाए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें मनोविज्ञान के बल। मैंने बताए थे आपको 3 बल हैं मनोविज्ञान। सबसे पहला सिगमंड फ्राइड वाला कौन है? मनोविश्लेषणवाद। किसने दिया ये दिया है सब आपके सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। इसके बाद में आपका दूसरा वाला जो बल है व्यवहारवादी, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया है सब आपके वॉटसन ने। और अंतिम जो बल है मानवतावादी, ये मानवतावादी किसने दिया है? ये दिया है देने वाला तो अब्राहम मैस्लो। और इसका समर्थक कौन है? कार्ल रोजर्स। समर्थक हैं इसके कौन है? कार्ल रोजर्स। ये है साहब इसका मनोविज्ञान के 3 बल, मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद और मानवतावाद। ये हो गया। आगे आ जाओ साहब। ये सारी चीजें मैं आपको थोड़ा सा बाद में पढ़ाऊंगा। अंत में आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।